दोस्तों सोचिए, अगर कभी कोई तानाशाह हमारे देश की 35 से 40 करोड़ भारतीय नागरिकों की हत्या कर देता है। एक ऐसे ही देश की कहानी पर आधारित फिल्म की आज हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिए, इसकी एक लाइन भी आप मिस मत करना। अब आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं वो कंबोडिया इस देश की ही कहानी है। 1975 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कंपोशिया के इस देश पर कब्जा करने के बाद में यहाँ पर लाल आतंक की शुरुआत हुई, कम्युनिस्ट आतंक की शुरुआत हुई। 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की हत्या कम्युनिस्ट शासकों के द्वारा की गई। लेकिन तानाशाह कौन है? हिटलर। विंस्टन चर्चिल के द्वारा 1943 में जो बंगाल फेमिन के समय 40 लाख भारतीयों की हत्या हुई थी। घंटा विकास किया ब्रिटिशों ने। चलिए छोड़िए, भारतीय फिल्म मेकर्स तो कभी विंस्टन चर्चिल पर ऐसी कोई फिल्म बनाएंगे नहीं, इतनी हिम्मत यहाँ पर किसी में नहीं है शायद। पर एंजेलिना जोली जैसी एक महिला ने फर्स्ट दे किल्ड माय फादर ये फिल्म बनाकर ऐसे सारे दोगले लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है। एंजेलिना जोली के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, वो कंबोडिया की भी नागरिक है और अमेरिका की भी नागरिक है, और उसने ये हिम्मत दिखाई ये सच्चाई दुनिया के सामने लाने की। एंजेलिना जोली ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है, वो इस फिल्म की को प्रोड्यूसर भी है और को राइटर भी है, लाओंग उंग के साथ में। लाओंग उंग वही लड़की है जिसके जीवन की ये सत्य घटना है। वो जब 7 साल की थी उस समय खमाय रूज यानी पॉटफॉल के इस कम्युनिस्ट आतंक के शासनकाल में उसने जो जो तकलीफें सही है, उसके परिवार ने जो जो तकलीफें सही है, वो सारी सत्य घटनाएं उसने अपनी आत्मकथा में लिखी है, जिस आत्मकथा का नाम है फर्स्ट दे किल्ड माय फादर। और उसी किताब के ऊपर, उसी आत्मकथा के ऊपर ये फिल्म आधारित है। तो हम इसकी पार्श्वभूमि को बताते हुए जहां तक पहुंचे थे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कंपोशिया ने कंबोडिया पर 1975 में कब्जा कर लिया था। उसके बाद में 4 साल तक यानी 1979 तक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर पॉटपॉल का यहाँ पर शासन रहा और उसने कंबोडिया की 25% आबादी की तड़पा कर हत्या कर दी। बहुत ही भयानक और क्रूर तरीके से 25% लोगों को कंबोडिया के उसने मार डाला। इसी कंबोडियन जेनोसाइड पर यह फिल्म आधारित है। इस फिल्म को 15 सितंबर 2017 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। पर देखिए, आज तक आपको किसी भी बड़े क्रिटिक का रिव्यू इस पर नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर ऑनलाइन भी बहुत ही कम रिव्यूज़ आपको इस फिल्म के मिलेंगे, बहुत ही कम प्रमोशन इसका दिखेगा आपको। कहीं पर भी ज़्यादा इस फिल्म के बारे में बातें की हुई नज़र नहीं आएंगी आपको। यही तो हिपोक्रेसी है। ये एक मास्टरपीस है फिल्म, और केवल मैं किसी आइडियोलॉजी की वजह से नहीं कह रहा हूँ, ये फिल्म सच में एक मास्टरपीस है। लेकिन फिर भी इसके बारे में कहीं पर भी आपको ज़्यादा इसके रिव्यूज़, इसके बारे में कोई आर्टिकल्स नज़र नहीं आएंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था, 1973 में अमेरिकी फोर्स वियतनाम और कंबोडिया से वापस आ गई थी, तो यही से इस फिल्म की शुरुआत होती है। इसके बाद में 1975 में पॉटपॉल का शासन, यहाँ पर कम्युनिस्ट शासन शुरू हो जाता है। तो ये जो लाल खमाय आतंकी थे वो फिर बड़े बड़े शहरों को खाली करने का काम शुरू करते हैं। अब लाओंग उंग जिसकी ये कहानी है, वो जिस शहर में रहती थी उन्हें भी वहाँ से उनका घर सब कुछ खाली करवाया जाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वो कितने खुशहाल जीवन जी रहे थे उसके माता पिता के साथ में। उसका जो पूरा परिवार है, लाओंग उंग के और 6 भाई बहन होते हैं, उसके माँ और पिता भी होते हैं। उन सबको ये लाल खमाय आतंकी उनके शहर से, उनका घर बार सब कुछ पीछे छोड़कर वहाँ से निकाल देते हैं। इसके बाद में एक चेक पॉइंट पर आकर वहाँ सबकी चेकिंग होती है। जो भी ये शहर से लोग आ रहे होते हैं लेबर कैंप्स में जाने के लिए, वहाँ पर देखा जाता है कोई आर्मी वाला तो नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट लोगों को आर्मी से बहुत तकलीफ है, गुस्सा है, तो कोई आर्मी वाला तो नहीं है। अगर आर्मी वाला हो तो सीधे उसे वहीं पर गोली से मार दिया जाता था। अगर कोई बौद्ध भिक्षु हो या जो भी हमारे भारतीय परंपरा में जिनको भिक्षु कहा जाता है, ऐसे कोई भिक्षु हो तो उनको तो और ज़्यादा तड़पाया जाता था, उन्हें तो और ज़्यादा परेशान किया जाता, उन्हें धरती का बोझ वो कहते थे। क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, लेफ्ट आइडियोलॉजी को धर्म से नफरत है बहुत, इस वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हमारे भारतीय परंपराओं में जिनको भिक्षु कहा जाता है। कंबोडिया का हमारी हिंदू संस्कृति से बहुत पुराना नाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे ही। तो इन भिक्षुओं पर भी सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ उस समय वहाँ पर। और जो कुछ बड़े अमीर लोग हो उनको भी इन लेबर कैंप्स में उनसे भी बहुत ही नफरत कराई जाती थी, ज़्यादा मेहनत उनसे कराई जाती थी। तो लाओंग उनके जो पिता है वो उस चेक पॉइंट पर आकर कहते हैं कि मैं एक मज़दूर था, एक मिल में, ऐसा कुछ वो कहते हैं। मज़दूर कहने के बाद में फिर वो उनकी सारी चीज़ें वहाँ पर निकाल देते हैं। केवल जो कुछ कपड़े वगैरह उनके होते हैं उतना ही छोटा सा कुछ कपड़े के जो चीज़ें वो रहने देते हैं, बाकी घड़ी वगैरह सब कुछ उनसे हटा लिया जाता है उनके शरीर से, कुछ भी शरीर पर हो वो। फिर वो चेक पॉइंट से आगे निकलते हैं
और इन कंबोडिया के नागरिकों से ये सारी चीज़ें, उनकी प्रॉपर्टी, जो कुछ भी उनके पास में होता है, ये सब इसलिए छीन लिया जाता है, ये सब इसलिए पॉट पॉल अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है क्योंकि कम्युनिज्म का मानना है, वामपंथ का मानना है साम्यवाद, सब एक जैसे है। वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट में उनका विश्वास होता है। तो उसे लागू करने के लिए इन सारे कंबोडिया के नागरिकों से सब कुछ छीन लिया जाता है, उनको एक जैसा बनाने के लिए। जिस लेबर कैंप में उनको ले जाया जाता है, वहाँ पर उनके हाथों से पेड़ पत्तों से कुछ छोटा सा एक रहने के लिए जगह उनको बनाने के लिए कही जाती है। इसके बाद में उनके शरीर पर जो कपड़े होते हैं उनको तो काले कलर में डुबोकर सबको एक जैसे ही कपड़े पहनाए जाते हैं। जो उनके पास में कपड़े होते हैं वही, कोई नए कपड़े नहीं उनको दिए, कोई नए कपड़े उनको नहीं दिए जाते हैं। सबके एक जैसे कलर, एक जैसे जो छोटे मोटे कुछ वो पेड़ पौधों से कुछ घर बना ले वो, और फिर उनसे भूखे पेट तड़पा तड़पा कर, टॉर्चर कर कर उनसे उन लेबर कैंप्स में काम करवाया जाता है। इन टेरर कैंप्स में जो अनाज पकता था उसे अगर कोई 4-5 साल का बच्चा भी अगर आकर छू लेता था, रात को मान लो भूख से बिलक रहा हो और जाकर रात को उठ के चुपके से अगर वो किसी अनाज को छू भी लेता था ना, तो भी ये पॉट पॉल के कम्युनिस्ट आतंकी उसे दरिंदों की तरफ पीटते थे। इस वजह से कई लोगों की वहाँ पर भूख से तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई, कई लोग बीमारी की वजह से मर गए, कोई उपचार भी नहीं देता था उनको वहाँ पर। ये सब कुछ हमें लाओंग उंग के नज़रिए से दिखाया है क्योंकि उसका पूरा परिवार इसी लेबर कैंप में होता है। जो जिस प्रकार से वो भूख से बिलकते हुए उनको दिखाया है, और ये सारी सच्चाई है। एक 7 साल की लड़की ने उसकी आंखों से जो उस समय देखा था वो लाओंग उंग ने उसकी आत्मकथा में लिखा है। इसके बाद में लाओंग उंग को ये जो कम्युनिस्ट आतंकी होते हैं पॉट पॉल के, वो उसे लाल सोल्जर बनाने के लिए, खमाय रूज के उनकी आर्मी में शामिल करने के लिए चुनते हैं। फिर लाओंग उंग के नज़रिए से खमाय रूज के ये जो आतंकी, वो किस प्रकार से उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, वामपंथी जो आतंकी उनको बनाने के लिए, वो सब कुछ भयानक दृश्य आगे फिर फिल्म में हमें दिखाए गए हैं। उस आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप में जाने के बाद में फिर लाओंग उंग को थोड़ा बहुत खाने को ठीक से मिलने लगता है। एक दिन वो दोपहर को जो कुछ खिचड़ी की तरह उनको थोड़ा सा मिलता था वहाँ खाने के लिए, क्योंकि पुराने लेबर कैंप में तो बस उबला हुआ पानी दिया जाता था, उसमें कुछ चावल के कुछ टुकड़े होते थे, यही उनको खिलाया जाता था पुराने लेबर कैंप में। अब इस ट्रेनिंग कैंप में कुछ खिचड़ी की तरह उनको एक चम्मच दिया जाता था भरकर। तो वो लाओंग उंग 7 साल की छोटी बच्ची अपने एक गमछा होता है उसके पास में, उसमें वो भर लेती है, बांध लेती है और दौड़कर अपने पुराने लेबर कैंप में वो आने लगती है ताकि अपनी माँ को वो खिला सके। क्योंकि लाओंग उंग को ही ट्रेनिंग कैंप में चुना था तो उसकी माँ अभी भी उसी पुराने लेबर कैंप में ही थी। तो अपनी माँ को देने के लिए वो खिचड़ी जैसी कुछ चीज़ वो लेके जाती है, और वहाँ जाकर जब वो देखती है कि उस पूरे लेबर कैंप को तहस नहस कर दिया गया था, पूरा जलकर खाक हो गया था, वो सीन देख पाना सच में मुश्किल था। अभी भी वो चीज़ आंखों के सामने आ रही ना तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब बहुत ही डिप्रेसिंग था वो सीन। उसके अलावा जब लाओंग के पिता उसे छोड़कर जाते हैं, वो एक सीन भी सच में दिल तोड़ देने वाला था। लाओंग और उसके पिता के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से दिखाया है, और इस वजह से उनका वो बिछड़ना हम उस समय अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। फिल्म में 7 साल के लाओंग उंग का कैरेक्टर प्ले किया है श्रीमोत सरेउम ने, और उसका परफॉर्मेंस ऑस्कर डिजर्व करता है ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा। ये उसके परफॉर्मेंस का अपमान होगा क्योंकि वो कुछ अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस था। इस प्रकार का किसी चाइल्ड एक्टर का परफॉर्मेंस मैंने आज तक किसी फिल्म में नहीं देखा है। आपको एक सेकंड के लिए भी फिल्म में कहीं नहीं लगेगा कि वो बच्ची एक्टिंग कर रही है। यानी वो क्या चीज़ थी मैं आपको सच में बता नहीं सकता हूँ, सच में शब्द नहीं है मेरे पास उसकी एक्टिंग को आपको उसका वर्णन करने के लिए। इसके अलावा लाओंग उंग के पिता का, पाओ उंग उनका नाम दिखाया फिल्म में, उनका कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है उनका परफॉर्मेंस भी मुझे सच में बहुत पसंद आया। और सबसे बढ़िया बात इस फिल्म की यह है कि इसमें कंबोडिया के लोगों को ही कास्ट किया गया है, कंबोडिया में ही इस फिल्म की शूटिंग हुई है। इस वजह से वो लोग जानते हैं कि उनके ऊपर क्या अत्याचार हुए थे, वो सब अपने इतिहास को अच्छी तरीके से जानते हैं। आज मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे इस फिल्म के, कंबोडिया की ही एक महिला का मैंने रिव्यू देखा, वो सच में रो रही थी फूट फूट कर अपने रिव्यू में। रिव्यू अभी भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। सच में फिल्म टेक्निकल लेवल पर भी हर तरीके से परफेक्ट है, चाहे वो साउंड डिज़ाइन हो, सेट्स हो, लोकेशन हो, मेकअप हो या फिर सिनेमेटोग्राफी हो, हर जगह पर ये फिल्म हमारा दिल खुश करती है। सिनेमेटोग्राफी तो आंखों को सुकून देती है हमारे।
एक सीन मुझे सच में बहुत पसंद आया जहाँ पर एक हनुमान जी का जो कैरेक्टर है सड़कों पर वो नृत्य करता है, हनुमान जी जैसा ही पात्र दिखाया है। लाओंग उंग का मैंने एक इंटरव्यू देखा एंजेलिना जोली के साथ में, वो उन्होंने कहा कि ये उनकी वहाँ पर परंपरा है, उन्हें वो उस कैरेक्टर को वो मंकी गॉड कह रही थी। तो वो एक सीन मुझे बहुत पसंद आया जब कैमरा पूरा और उसको उल्टा करके उस सीन को हमें दिखाया है। वो सीन बहुत खूबसूरती से शूट किया गया था। मैंने आपको पहले भी कहा कि कंबोडिया का हमारे भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति से बहुत पुराना नाता है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं संक्षेप में। देखिए 15वीं शताब्दी में कंबोडिया में चक्रवर्ती हिंदू सम्राट जयवर्मन II ने वहाँ पर खमाय साम्राज्य की स्थापना की थी। 15वीं शताब्दी में खमाय साम्राज्य की स्थापना की, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसके पहले कोई वहाँ पर हिंदू राजाओं की परंपरा नहीं थी। वहाँ पर हिंदू सिविलाइजेशन सदियों से अस्तित्व में था। इसके बारे में आप स्पष्ट रूप से कंबोडिया का इतिहास विकिपीडिया पर पढ़ सकते हैं। सारी बातें बिल्कुल क्लियरली लिखी गई है। ऐसा नहीं कि कुछ इतिहासकार कहते हैं वहाँ पर हिंदू सिविलाइजेशन थी और कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं थी, नहीं, बिल्कुल स्पष्टता से कहा गया है कि सदियों से कंबोडिया में हिंदू सिविलाइजेशन अस्तित्व में थी। और चक्रवर्ती हिंदू सम्राट जयवर्मन II ने वहाँ पर पंडित शिव कैवल्य जी और हिरण्य दामाजी द्वारा देवराजा नाम की एक प्रथा के द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था, जिसके बाद में उन्हें चक्रवर्ती ये उपाधि मिली थी और वो हिंदू धर्म की ही उपासना करते थे। अब देखिए 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन II राजा सूर्यवर्मन II ने वहाँ पर अंकोर वट इस बहुत ही भव्य हिंदू मंदिर की स्थापना की थी। इसके बारे में आपको पता ही होगा, दुनिया के सबसे बड़े भव्य हिंदू मंदिरों में से वो एक है। अब सूर्यवर्मन II से पहले वहाँ पर शैव परंपरा थी, भगवान शिव जी की ज़्यादा पूजा होती थी। लेकिन सूर्यवर्मन II ने सबसे पहली बार कंबोडिया में इतने भव्य विष्णु मंदिर की स्थापना की थी। इसके बाद में वैष्णव परंपरा का फिर वहाँ पर बहुत विकास हुआ। सूर्यवर्मन II ने जब इस अंकोर वाट मंदिर की स्थापना की, और ये मंदिर जिस जगह पर स्थापन किया गया था 12वीं शताब्दी में, उस जगह का उस समय नाम था यशोधरापुरम। अभी उसका नाम बदलकर अंकोर कर दिया गया है उस जगह का नाम। अब 15वीं शताब्दी में जब जयवर्मन II ने वहाँ पर खमाय साम्राज्य की स्थापना की, उसके कुछ सैकड़ों सालों के बाद में भारतीय संस्कृति का ही एक हिस्सा बौद्ध धर्म का वहाँ पर काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। और अभी कंबोडिया का जो ऑफिशियल रिलीजन है, जो आधिकारिक धर्म है, वो बौद्ध धर्म ही है। राजा जयवर्मन II, उसके पहले राजा सूर्यवर्मन II और उनके पहले के भी जितने भी हिंदू सम्राट कंबोडिया में हुए थे, उन्होंने वहाँ हजारों हिंदू मंदिरों की स्थापना की। इसी वजह से फिल्म के आखिर में एक खंडर हो चुके हिंदू मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लाओंग उंग और उसका जो परिवार बचा हुआ होता है, वो उनके माता पिता का वहाँ पर कुछ उनके याद में विधि करवाते हैं बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, अपने माता पिता की याद में। अब ये जो खंडर हो चुके मंदिर है, या कुछ भगवान बुद्ध की भी टूटी हुई मूर्तियाँ फिल्म में दिखाई है, ये सारी मूर्तियाँ इसी खमाय रूज के जरिए, यानी पॉटपॉल का जो कम्युनिस्ट शासन था, उनके द्वारा ही ये सारी मूर्तियाँ, ये सारे मंदिर तोड़े गए थे, उनको खंडहर बना दिया गया था। फिल्म में एक सीन में लाओंग उंग, उसकी बहन और भाई, ये तीनों भगवान बुद्ध की एक टूटी हुई मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। भगवान बुद्ध का जो शीश है वो टूटा हुआ था, वो नीचे गिरा हुआ था साइड में, लेकिन उसी भगवान बुद्ध की टूटी हुई मूर्ति के सामने वो हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और प्रार्थना करते हैं। वो सीन सच में हृदय द्रावक था, अंदर से तोड़ देता है हमें सच में, क्योंकि वो जिस परेशानी से गुजरे थे, माता पिता से दूर हो चुके थे, जो परेशानियां उनको हुई थी ना, उसके बाद में जब वो हाथ जोड़कर खड़े होते हैं ना, वो सीन बहुत कुछ कहता है हमसे, बहुत कुछ। दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये फिल्म आप ज़रूर देखिए, किसी भी कीमत पर आप इस फिल्म को मिस मत करना। मैं फर्स्ट दे किल्ड माय फादर इस फिल्म को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स। दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देखी तो आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।